डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए और अपना पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर रखिए और देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुन के लाए हैं जो कंपटीशंस में अनेक प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है और अनेक बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको हिंदी में समविभव पृष्ठ कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हिंदी में देखें यहाँ पे तो सम मीन्स इक्वल और पोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस हो जाएगा। मतलब एक ऐसे पृष्ठ, एक ऐसे सरफेस की बात हम करने चल रहे हैं जिसके प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। तो क्या है, इसको एक बार आपको बता दें, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं चर्चा के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसा सरफेस खींचा जाए जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाए तो हम उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि किसी पॉइंट को चुन लिया जाए, जैसे कोई पॉइंट चुन लिया हमने और यहां पे हम एक पॉइंट चार्ज क्यू रख देते हैं, तो अब इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकता है। तो हम इस क्यू को सेंटर मान करके इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा करें। एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा करें तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये इस पॉइंट के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड always perpendicular to the equipotential surface. Electric field always perpendicular to the equipotential surface. And second, और अगर हम कोई लाइन चार्ज ले लें, रेखीय आवेश, और इसको अक्ष मान करके इसके चारों ओर सरफेस खींचें तो वो होता है बेलनाकार, अर्थात सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है। बेलनाकार पृष्ठ बनेगा या सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा। और इसके कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। तो ये बनता है सिलिंड्रिकल। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा सिलिंड्रिकल ड्यू टू लाइन चार्ज। और अगर हम ये कहें कि
एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब इक्वल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम चुन लें, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में electric lines of force are parallel to each other, then equipotential surface in uniform electric field is plane and parallel to each other. ये plane surfaces एक दूसरे के parallel होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन और पैरेलल टू ईच अदर and equidistant, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खींचा गया इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे के और एक दूसरे से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, तो स्फेरिकल होगा, और इक्विपोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा और इक्विडिस्टेंट होगा। इसके बाद आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात से बताएं कि कोई भी आवेशित चालक लें तो वो किसी भी आकार का हो तो वो इक्विपोटेंशियल होगा, यानी किसी भी आकार का आवेशित चालक सदैव इक्विपोटेंशियल होता है। तो इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने ये रही, और इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज पे कुछ और चर्चा किया जाए। प्रॉपर्टीज पे तो प्रॉपर्टीज इसकी पहली है अर्थात समविभव पृष्ठ के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला है, द फर्स्ट इज potential at every point of the equipotencial surface is same। सबसे पहला कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। दूसरा यह है कि किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ले जाने में, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, अर्थात V इज सेम, V कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो एंड देन वर्क डन इन मूविंग a charge from one point to another, W is equal to Q into B1 minus B2 and Q into 0, then you will be getting 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। और इस प्रकार से थर्ड नंबर पे आ जाएं, इसी जो थर्ड क्वालिटी है, थर्ड प्रॉपर्टीज हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचे तो हम क्या पाएंगे। हम ये देखते हैं E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, अगर हम अलग अलग डिस्टेंस पे अनेक इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचें तो क्या होगा, जबकि dB रिमेन्स सेम। तो ऐसी स्थिति में विभवांतर समान होने की दशा में अलग अलग दूरी पर खींचे गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो यहां पे देखना है। तो ये देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज्यादा दूरी पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक दूसरे से ज्यादा निकट होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। मतलब जिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में dr ज्यादा होगा, dr ग्रेटर होगा, तो E स्मॉलर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आता है। और dr लेस हो जाए, dr लेस हो या स्मॉलर हो, ऐसे कह सकते हो, तो E इज ग्रेटर। तो इस प्रकार से आप देखें, एक क्वेश्चंस के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, there are following equipotential surface. तो कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड between different इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से, सपोज दैट हियर इज द पॉइंट ए, हियर इज द पॉइंट बी एंड हियर इज द पॉइंट सी। तो इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको ए के द्वारा दिखाया गया है, ये ईबी के द्वारा और ये ईसी के द्वारा। तो कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो क्या होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने दिया है सॉल्यूशन में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हाँ एक चीज और दिया है इस क्वेश्चन में कि ये सपोज करो 60
60 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, और इसका जो है 30 वोल्ट। अब कंपेयर करना है इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिलेटिव में क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, लेकिन इसके बीच का गैप ज्यादा है। तो गैप ज्यादा का मतलब DR बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेटर देन DR, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मान लें। तो DR बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन DR बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, एंड ग्रेटर देन DR बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार से देखिए उनके बीच का जो इंटरवल है, गैप इंटरवल, वो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अभी आपने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इस प्रकार से जहां पे गैप ज्यादा है, जहां पे सेपरेशन ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अर्थात EA इज लेस देन EB लेस देन EC। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर हो गया। और अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग, और उस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है और सीखना बहुत जरूरी है। उसको डेरिवेट करने के लिए दो प्रोसेस है, एक तो मैनुअल प्रोसेस है और एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो मैनुअल प्रोसेस तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने ज्यादा अपर लेवल पर आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो मैनुअल धीरे धीरे गायब हो जाता है, और मैथमेटिकल ही वास्तविक फिजिक्स, जो रियल फिजिक्स बन के आती है, और उसी का यूज ज्यादा होता है। तो मैनुअली आप सीख सकते हैं, वो तो बस एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली एक एक चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर गौर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका यूज बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको हिंदी में अगर कहें तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ये आप कह सकते हैं। इस तरह से इसको हिंदी में भी चाहे आप तो नोट कर सकते हैं, और इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है, उस पॉइंट चार्ज के कारण उसके चारों ओर हम कोई एक पॉइंट चुन लें, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसकी चर्चा करने के लिए हम डेफिनेशन का सहारा लेंगे। एक बार डेफिनेशन दोहरा देते हैं। डेफिनेशन पोटेंशियल की कहती है कि एकांक धनात्मक
परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य, जो वर्क डन है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले एक किसी भी मीडियम में एक पॉइंट चुनते हैं। हमने चुन लिया कि एक पॉइंट है आपका O इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इस K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में एक हमने पॉइंट चुना एज ए ओरिजिन या एज ए रेफरेंस पॉइंट। आप चाहे इसको ओरिजिन कह लो, चाहे इसको रेफरेंस पॉइंट कह लो, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके अराउंड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे उसकी प्रक्रिया को हम डेफिनेशन के आधार पर ले चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसी मीडियम में और इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। हम कोई एक पॉइंट मानते हैं। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P। एट दिस पॉइंट potential is determined due to the point charge Q, and all distances are measured from the with the respect to reference point or origin O. Then the distance of point P with respect to O is taken as R. अब इस पॉइंट पे आपको करना क्या है? B can be डिटरमिन। अब हम करेंगे कि डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन के द्वारा कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट पे है। सपोज दैट एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट। अब दूसरा तरीका क्या है कि टोटल वर्क डन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पॉइंट P इज मेजर्ड, बट इट इज नॉट पॉसिबल कंटिन्यूअसली। दिस टोटल वर्क डन इज मेजर्ड डिस्क्रीटली। विविक्त रूप में ही हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एकाएक इनफाइनाइट से पॉइंट P पर टोटल वर्क डन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लगातार एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम इसको डिस्क्रीटली कैलकुलेट करेंगे। तो मैनुअल तरीका यह होता है कि अनंत इनफाइनाइट से जब हम चलते हैं तो छोटे छोटे स्टेप में चलते जाते हैं और सब स्टेप्स में किए गए वर्क डन को निकालते जाते हैं और लास्ट में टोटल सभी कार्यों को ऐड कर लेते हैं। तो यू विल गेटिंग द टोटल वर्क डन, और यही टोटल वर्क डन भी की इक्वल हो जाएगा। एक तो ये स्टेप हो गया कि इसके विभिन्न स्टेप्स में किए गए वर्क डन को निकालते जाएं और ऐड करते जाएं, तो इस तरह से टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और अब आइए मैथमेटिकल प्रोसेस में चलें कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर के चले और किसी एक पड़ाव पर हम पहुंचते हैं। कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने प्रवेश किया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पर हम +1 कूलाम चार्ज लेकर पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर जब ये चार्ज पहुंचता है तो इस पे फोर्स लगता है, लेकिन उस फोर्स से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि जब चार्ज यहां आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा,
वेक्टर ई सपोज कर लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में +1 कूलाम चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तो ई भी देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस कूलाम चार्ज है तो कूलाम्स लॉ के अनुसार फोर्स इज 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2। Q1 का मतलब पॉइंट चार्ज Q, और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आया है +1 इज 1/। हाँ, एक चीज और करें यहां पे कि जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं इसकी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस x मान लें, क्योंकि अभी इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको इस कूलाम्स लॉ में। तो F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस x², और इट में भी रिटन एज 4πε0 के इंटू Q/x²। तो इस प्रकार से अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो उस पर फोर्स इतना लगता है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, किसी एक स्टेप में पुनः पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो स्टेप सपोज दैट बी आ गया। अब इस बी पॉइंट तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट dx, डिस्प्लेसमेंट dx है, और इस dx डिस्प्लेसमेंट में चूंकि स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है इसलिए स्मॉलेस्ट वर्क डन आपको प्राप्त करना होगा, और इसी स्मॉल वर्क डन के अकॉर्डिंग, इसी स्मॉल वर्क डन को आधार मानकर, बेस मानकर हम इनफाइनाइट से पी के बीच में टोटल वर्क डन प्राप्त कर लेंगे। तो अब स्मॉल वर्क डन बिटवीन small work done due to small displacement, तो dW may be written as the scalar product of force into displacement dx। अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट चार्ज जा रहा है इधर और फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, और इसको आप खोलें तो F × d x cos 180 डिग्री हो जाएगा, F × dx × -1 एंड इट में भी रिटन एज -F × dx हो जाएगा। अब आप देखिए A be the initial point and B be the final point। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो यू बी गेटिंग द टोटल रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन का मतलब हमने बार बार आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इंटीग्रल का मतलब होता है टू एक्सपैंड द वेरिएबल या टू एक्सपैंड द फंक्शन। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है बिटवीन इनिशियल लिमिट एंड फाइनल लिमिट। तो आप देखिए ए और बी दो नियरेस्ट पॉइंट हैं, इनके बीच स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, स्मॉलेस्ट वर्क डन हमें मिल गया, तो हम ए को डिस्प्लेस करें इनफाइनाइट की ओर और बी को डिस्प्लेसमेंट करें पी की ओर। तो बी को जब हम पी पे ले जाएंगे, मतलब ए को हम जब इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो इनिशियल लिमिट बनेगी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट वो, इनिशियल लिमिट डिसाइड होगी फ्रॉम ओरिजिन ओ या रेफरेंस पॉइंट ओ टू द इनफाइनाइट, क्योंकि चार्ज इज प्लेस्ड इनिशियली एट इनफाइनाइट, तो इनिशियल लिमिट हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट के बीच में इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेटिंग द टोटल वर्क डन।
टोटल वर्क डन अब देखिएगा आपने स्मॉल वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, उसे इनफाइनाइट से आर के बीच में इंटीग्रेट कर दें, विस्तार कर दें, तो यू बी गेटिंग द डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू आप जानते हैं, उसको यहां पे पुट करें तो आप इस जगह पे आए, अपना ध्यान यहां दें ब्लैक बोर्ड की ओर, मिलेगा आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर माइनस एफ डी एक्स आएगा, और यहां पे एफ की वैल्यू पुट करें, इनफाइनाइट टू आर लिमिट हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इनफाइनाइट टू आर और एफ की वैल्यू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आपने पहले से फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद आ जाइए, क्यू कांस्टेंट है, 1/4πε0 k भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाए और वेरिएबल टर्म ही अंदर रहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रल होना है, तो सारे कांस्टेंट्स बाहर हो गए और वेरिएबल टर्म केवल अंदर रह गया। अब इस 1/x² का x के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट से r के बीच में इंटीग्रल करना है, तो उसके लिए x² को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो x की पावर -2 हो जाएगा, पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। और फिर यहां आ जाइए, यहां देखिए x की पावर -2 का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होगा, वो इंटीग्रल x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 बटा n+1 होता है, तो यहाँ पे x की पावर में -2 है और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और -2 में भी नीचे 1 ऐड होकर के डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट आपकी है इनफाइनाइट से r। अब -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 है, वो उसको हम 1/x लिख सकते हैं, और लिमिट इनफाइनाइट टू r हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेटेड वैल्यू है उसमें पहले अपर लिमिट लिखेंगे, यानी x के जगह पर पहले हम r लिखेंगे, तो 1/r हो जाएगा, माइनस x की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो हो जाएगा 1/∞। 1/∞ 0 होता है, 1/r वैसे ही लिखा रहेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट टर्म में q/4πε0 k इंटू 1/r आ जाता है, और q को r के साथ में कर लें तो w इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू q बाई r आ जाता है। इस स्टैटिक पोटेंशियल अगर आप डेफिनेशन के अनुसार देखें तो w ही एकांक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही v होता है, तो w की वैल्यू सीधे सीधे हम v के इक्वल लिख दें, तो v इज इक्वल टू आता है 1/4πε0 k इंटू क्यू बाई आर। ये फार्मूला तब लागू होगा जब कोई पॉइंट चार्ज के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में रखा जाता है। अगर एयर में रखा जाए, इन एयर आर वैक्यूम, आर वैक्यूम, के इज 1, देन v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर हो जाएगा। और अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाए, माइनस चार्ज अगर हम ले लें, माइनस पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, या ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। इस एक्सप्रेशन में क्यू की वैल्यू विथ साइन आपको यूज करनी है, आपको यहां साइन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वहां पे आप साइन नहीं ले सकते, क्योंकि वो इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में जैसे आप चिन्ह यानी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर क्वांटिटी में क्यू की वैल्यू विथ साइन यूज होती है, और इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। और इस प्रकार से इसका डेरिवेशन हो जाता है और कंप्लीट है।
और इसको समझिए और सीखिए। और जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप हमें अवगत कराएं और जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए और इसे उन बच्चों तक शेयर करें जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी कोचिंगों में जाकर के नहीं सीख सकते हैं, उनकी मजबूरी है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो आगे कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भेजिए, शेयर करिए, जिससे उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। धन्यवाद।